हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक मास्टर पे। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही होगी। बेहतर ढंग से क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी समीप आते जा रहे हैं। तो चलिए, कल के लेक्चर में हमने शुरू किया था संसाधन एवं विकास नाम के चैप्टर को, जो कि आपके क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी का पार्ट सेकेंड जो कि हम शुरू करेंगे भूमि संसाधन नाम के टॉपिक से। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? टॉपिक का नाम है भूमि संसाधन। अभी संसाधन चैप्टर ही चल रहा है, इसलिए इसमें भूमि संसाधन के नाम से ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, उम्मीद है बातें समझ में आएंगी और कल भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि आप कहाँ रहते हैं, किस पर रहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जी हम तो ज़मीन पे रहते हैं, हम तो भूमि पर रहते हैं। तो भूमि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है या नहीं? तो आप बोलेंगे कि जी ये तो कर रहा है, तो हम इसे इसीलिए संसाधन की श्रेणी में रख रहे हैं। बात आती है कि और कौन-कौन से तरीके हैं, क्या एक ही तरीके से भूमि हमारी सहायता कर रहा है? भूमि का उपयोग हम एक ही तरीके से कर रहे हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, भूमि का उपयोग बहुत सारे तरीकों से हम कर रहे हैं। लगभग अपने जीवन का 95% से ज़्यादा चीज़ें हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं, हम भूमि पर ही करते हैं। तो उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कैसे करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रोटी, कपड़ा यानी भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में जीने के लिए। बाकी चीज़ें ना भी रहें तो जीवन संभव हो सकता है, लेकिन इन तीनों के अलावा जीवन के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से आती हैं? तो हम सबसे पहले बात करेंगे भोजन की। तो मैं आपसे पूछूँ कि भोजन कहाँ से आता है, तो आप बताएँगे पेड़-पौधों से। और मैं फिर पूछूँ कि पेड़-पौधे कहाँ से आते हैं, तो बताएँगे कि पेड़-पौधे तो ज़मीन पे, भूमि पे उगते हैं। यानी कि पेड़-पौधे यानी कि वन जो हमारा है, वह कहाँ पे है? भूमि पे है। ठीक है। भूमि पे वन यानी कि भोजन हमें मिला, उसके बाद पेड़-पौधों से ही हमें कपड़े भी मिले, घर बनाने के लिए ईंट मिट्टी से ही मिली। ठीक है। ज़मीन पे मनुष्य मनुष्य भी रहता है, यानी कि मनुष्य का घर भी ज़मीन पे ही है, भूमि पर ही है। भूमि पर यानी कि इसी ज़मीन पर हम सड़कें भी बनाते हैं, रेल पटरियाँ भी बिछाते हैं, और जो भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे करते हैं? भूमि पर ही करते हैं। तो एक तरीके से हम देखें तो भूमि हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए भूमि क्या होगा? हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन की श्रेणी में होगा। तो हम सोचेंगे कि भूमि हमें कैसे मिला है? तो भूमि हमें प्रकृति से मिला है। कैसे मिला है? प्रकृति से ही मिला है। प्रकृति से ही मिला हुआ एक संसाधन है जिसका नाम है भूमि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को और आगे की ओर समझने का प्रयास करते हैं। हम आपसे पूछें कि क्या भूमि सीमित मात्रा में है या हम जितना चाहें उसका उतना उपयोग कर सकते हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर भूमि सीमित मात्रा में नहीं होता, असीमित होता, यानी कि असीमित होने का मतलब ये हुआ कि आप जितना चाहें उतना उसका उपभोग कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही ज़मीनों की कीमतें बढ़ रही होती? तो आपका जवाब होता नहीं। अगर असीमित तरीके से हमारे पास ज़मीनें, हमारे पास भूमि उपलब्ध होती, तो ज़मीनों की कीमतें नहीं बढ़ रही होती इस तरीके से।
अगर बहुत सारी ज़मीनें, भूमि हमारे पास उपलब्ध होती, तो जनसंख्या बढ़ने से कोई विशेष फ़र्क पड़ता? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, कोई विशेष फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो यानी इससे, इन सभी बातों से हमें क्या पता चलता है कि जो भूमि संसाधन है, क्या? जो हमारे पास भूमि संसाधन है, यह सीमित मात्रा में है। यह कैसे है? सीमित मात्रा में है, यानी कि सीमित है, यानी कि बहुत सारी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एक इसकी भी क्राइटेरिया है और उसमें ही हम सबको अपने जीवन को जीना पड़ेगा और इसी सीमित संसाधन में हमें अपने रोजमर्रा की जीवन को भी संचालित करना पड़ेगा। चलिए आगे की ओर बातों को बढ़ाते हैं और भूमि संसाधन को भारत में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत में हम भूमि संसाधन को देखेंगे और हम भारत में भूमि को अलग-अलग आकृतियों के आधार पर विभाजित कर दिए हैं। तो कौन-कौन से वो आकृतियाँ हैं जिनके आधार पर हम इनको अलग-अलग भागों में बाँटे हैं। तो देखिए, भू आकृतियाँ। भू आकृतियों का मतलब ये हुआ कि भूमि जो है वो अलग-अलग आकार में पाई जाएगी। अलग-अलग आकार में पाए जाने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम भारत में इनके मुख्यतः 3 आकारों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, जिसमें हमारा पहला जो आकार होगा वह होगा पर्वत, दूसरा होगा पठार और तीसरा होगा हमारा क्या? मैदानी क्षेत्र, यानी मैदान, प्लेन्स। तो ये 3 आकृतियाँ हैं जो हम भारत में भूमि के 3 आकारों को पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इसमें पहला है पर्वत। हमारे पूरे भारत में जो भी भूमि उपलब्ध है उसमें पर्वत का जो परसेंटेज है वह 30% है। वहीं बात करें पठार की, तो यह पूरे भारत में 27% भूमि पर फैला हुआ है। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा मात्रा में है और इसका परसेंटेज 43% है। अब बात करेंगे एक-एक करके। मैदानी क्षेत्र जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर कृषि और औद्योगिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है। मतलब कि कृषि के लिए, यानी किसानों के लिए ये मैदानी क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और साथ ही साथ यहाँ पे औद्योगिक कार्य भी होते हैं। वहीं बात करें पर्वत की, तो पर्वत को हम किस लिए जानते हैं, किस लिए यह प्रचलित है? तो पर्वतों को हम पर्यटन के नज़रिए से देखते हैं। यानी कि पर्यटन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटन भी किसी देश के इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। जैसे मान लीजिए भारत में ज़्यादा पर्यटनकारी आएँ, यानी कि पर्यटनकारी का मतलब कि घूमने के लिए विदेशों से लोग आएँ और जब विदेशों से लोग आएँगे तो उनके साथ पैसे भी आएँगे और जब बाहर से पैसे भारत में आएँगे तो हमारे भारत का ही विकास होगा। तो इस तरीके से आपको बातें समझ में आई होंगी। पठार के बारे में देखेंगे। पठार का किस लिए बोलबाला है, किस लिए प्रचलित है, यहाँ पे क्या होती हैं, क्या पाई जाती हैं? तो पठारों के पास या पठारों में यहाँ पे खनिजें और जीवाश्म, ये सारी चीज़ें हमें पठारों
के पास पाई जाती हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। और चलिए बातों को अब आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भूमि के उपयोग को हम कैसे करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, एक-एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। हेडिंग लगाएंगे भूमि संसाधन। सबसे पहला जो मुख्य उपयोग है भूमि का, वह वन के लिए है। वन क्षेत्र, वन क्षेत्र के लिए, यानी कि वन क्षेत्र यानी कि पेड़ पौधों के लिए भूमि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। वहीं दूसरे नंबर पे जो आता है वह है, यह पहला था, यह दूसरा है कृषि के लिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी भूमि जहां पर कृषि नहीं की जा सकती, कृषि नहीं की जा सकती तो क्या किया जा सकता है, क्यों नहीं कृषि किया जा सकता उस भूमि पर? तो यहाँ पे ये जो भूमि है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब क्या होता है? बंजर भूमि का मतलब ये होता है कि जहां पर कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। मतलब कैसे क्षेत्र आएंगे? मतलब वहां पे पहाड़ होंगे, वहां पे रेगिस्तान होंगे, यानी कि वो बंजर के अंतर्गत आएगा। यानी कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में पहला जो प्रकार होगा वह होगा बंजर भूमि। दूसरा होगा गैर कृषि भूमि। उसके अंतर्गत क्या आएंगे? गैर कृषि उपयोग भूमि, यानी कि कृषि के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे जहां पे इस तरीके के भूमि हमें देखने को मिलेंगे? इस तरीके के भूमि पर हम क्या करते हैं? इस तरीके के भूमि का उपयोग हम सड़कें बनाने, घर बनाने, भवन बनाने, बिल्डिंग बनाने, साथ ही साथ हम परिवहन यानी कि रेल यातायात के लिए रेल पटरियां, तालाब भी इसी क्षेत्र में आएगा। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगले उपयोग के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्या है अगला उपयोग। दो उपयोग के बारे में हमने समझ लिया, एक वन क्षेत्र, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र। अगला है परती भूमि के अलावा, अगला है परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि। क्या है? परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसका मतलब क्या होता है? परती भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भूमि है वह कृषि योग्य तो है और कृषि की भी जा सकती है, लेकिन वह अभी खाली नहीं है या उस पे कृषि अभी नहीं की जा सकती। यानी कि उस पे कृषि करना ही नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि ये भूमि कृषि के लिए ऐसा नहीं है कि यह कृषि के लिए नहीं है, कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन यहाँ पे कृषि नहीं की जा सकती। इस कृषि के अलावा अन्य काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं? पहला आएगा इसमें चारागाह। चारागाह इस क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, चारागाह का मतलब क्या हुआ कि जहां पर पशु जा करके चारा चरते हैं, उस क्षेत्र
का जो निर्माण है वह इस तरीके के भूमि में किया जाता है, परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि में। दूसरा क्या है? दूसरा होगा हमारा कृषि योग्य बंजर भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि। और तीसरा होगा हमारा, तीसरा होगा अलग अलग तरीके के उपवन, वन, इस तरीके के क्षेत्र को विकसित करना। अब देखिएगा एक एक करके हम समझेंगे। चारागाह का मतलब आपने समझ लिया। दूसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो 5 वर्ष या 5 वर्ष से ज्यादा समय के लिए उस पे कृषि न की गई हो, लेकिन उस पे कृषि किया जा सकता है। ऐसी भूमि को हम कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। इस पे कृषि तो किसानी तो किया जा सकता है, यानी फसलें उगाई जा सकती हैं, लेकिन 5 साल या 5 साल से ज्यादा समय से इस पे कृषि नहीं की गई है। अब अगला है कि अलग अलग उपवन, वन, फसलें और अलग अलग तरीके के फल बुआई के लिए जो क्षेत्र हैं वह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वहाँ पे कोई मुख्य फसल के रूप में कुछ नहीं उसकी बुआई की जाती है, बल्कि अलग अलग तरीके के उपवनों का निर्माण किया जाता है, अलग अलग तरीके के बगीचों का निर्माण किया जाता है। वह क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम पढ़ेंगे क्या? परती भूमि। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है क्या? परती भूमि। परती भूमि। यहाँ पे परती भूमि का मतलब क्या है? ऐसी भूमि जिसको छोड़ दिया गया हो कुछ समय के लिए। क्यों छोड़ा गया हो? उसकी उर्वरता एवं नमी की वृद्धि के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए उसे उस पर कृषि न की गई हो, उस जमीन को वैसे ही बंजर छोड़ दिया गया हो, उसे ही परती भूमि के अंतर्गत रखेंगे। परती भूमि फिर से दो भागों में विभाजित होती है। पहला होता है जिसे हम चालू परती के नाम से जानते हैं। चालू परती या वर्तमान परती, वर्तमान परती के नाम से जानते हैं। वर्तमान परती के अंतर्गत ऐसे भूमि आते हैं जिनको 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के लिए छोड़ा गया हो, या 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय के तक ही उस पर कृषि न की गई हो। यानी कि कितने समय तक कृषि न की गई हो? 1 वर्ष या इससे कम। दूसरा जो प्रकार है वह यह है क्या? पुरातन या अन्य परती भूमि। अन्य परती भूमि, इसके अंतर्गत ऐसे भूमि आएंगे जो 5 वर्ष से कम समय तक छोड़ दिए गए हैं। यानी कि 5 वर्ष से कम के समयांतराल तक उस पर कृषि न की गई हो। और कृषि न करने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है? मुख्य रीजन यह हो सकता है कि उसकी उर्वरता और नमी को की वृद्धि के लिए उसको छोड़ा गया था। पुरातन अन्य परती भूमि का जो समयांतराल है, जिस समय में उस पर कृषि नहीं की गई है, 5 वर्ष से कम कम की अवधि में। ठीक है। आशा करते हैं ये परती भूमि का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र।
शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझिएगा। शुद्ध बोया गया क्षेत्र ऐसी भूमि जिस पर फसलें काटी व उगाई जाती हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम शुद्ध बोई गई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर आप कोई भी भूमि देखते हैं और वहां पे कटाई और बुआई हो रही है या होती है, तो वो क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा, शुद्ध बोई गई क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके साथ ही एक और पॉइंट आता है, सकल कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत एक फसल वर्ष में एक से ज्यादा बार बुआई की गई क्षेत्र और ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भूमि आएंगे जहां पर एक फसल वर्ष में, एक फसल वर्ष का मतलब ये होता है कि जैसे हम एक वर्ष में 2 फसलें की बुआई करते हैं और कटाई करते हैं, तो एक फसल वर्ष का मतलब हुआ 6 महीने। यानी कि 6 महीने में जब हम एक से ज्यादा फसलों की बुआई कर लेते हैं जिस भूमि पर, तो वह भूमि, वह क्षेत्र और उसके साथ साथ शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब यही है कि जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र पर फसलों की कटाई या बुआई होती है। और जब सकल कृषि क्षेत्र होगा तो कटाई और बुआई तो होगी ही। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब एक फसल वर्ष में एक से ज्यादा बार बुआई या कटाई होगी तो वो सकल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और उसमें ही हमारी शुद्ध बोई गई क्षेत्र भी आ जाएगी। आशा है कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे की ओर हम बढ़ेंगे और भारत में क्या देखेंगे, भारत में भूमि उपयोग के प्रारूपों को देखेंगे। भूमि उपयोग के ये क्या होता है, उपयोग के प्रारूप। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में हम भूमि को किस रूप में, कितने प्रतिशत, कहाँ कहाँ, किस क्षेत्र में प्रयोग में ला रहे हैं। इसका मतलब अच्छा ये हुआ। तो चलिए जानते हैं कि किस भूमि को किस क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत हमने बांटा है और कितने प्रतिशत में किस क्षेत्र में हम उसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम वन की बात करेंगे। वन की बात करने से पहले भी हम सबसे पहले किस चीज की बात करेंगे, कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कृषि क्षेत्र की, कृषि क्षेत्र का मतलब आपको पता होगा, ऐसी भूमि जहां पर कृषि की जाती हो, किसानी की जाती हो, फसलें उगाई जाती हो, फसलें काटी जाती हो। तो पूरे भारत के भूमि क्षेत्र के लगभग 54% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। ये परसेंटेज क्षेत्रफल और कुछ भौतिक कारकों यानी जलवायु और जल की उपस्थिति के कारण इन परसेंटेज का बदलाव होता रहता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में ये परसेंटेज बढ़ कर के 80 हो जाता है। वहीं पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इन जैसे राज्यों में ये परसेंटेज 10 के करीब आ जाता है। यानी 10% वहाँ पे कृषि क्षेत्र है। यानी कि औसतन बात करें तो हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग 54% कृषि क्षेत्र है।
अगला जो है हमारा वह वन क्षेत्र है कि हमारे पूरे भारत देश में जो भूमि है उस पूरे भारत भूमि पर कितने परसेंट वन है यानी जंगल है, पेड़ पौधे उपलब्ध है। तो हम बताएंगे आपको कि 23 से 24% वन क्षेत्र हमारे पूरे भारत की भूमि पर उपलब्ध है। तो 23 से 24% उपलब्ध है, तो क्या यह सही परसेंटेज है पेड़ पौधों की? तो 1952 में यानी 1952 में एक समिति जिसका नाम था राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में गठित हुआ था और उसके अनुसार यह था कि भारत में कम से कम 33% यानी 33% वन क्षेत्र पाए जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पूरे भारतवर्ष में वन क्षेत्र की प्रतिशत लगभग 10% कम है। आगे देखेंगे और अगला प्रारूप की बात करेंगे भारत में कि कैसे कैसे हम भूमि का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रारूप है तीसरा, गैर कृषि उपयोग भूमि। गैर कृषि उपयोग भूमि, इसमें हमने आपको बताया था कि इस भूमि का प्रयोग हम घर बनाने, सड़क बनाने, रेल पटरी बिछाने, तालाब के लिए, उन सभी कार्यों के लिए करते हैं जो हमारे जीवन में, जो हमारे रोजमर्रा की जीवन में उपयोगी होते हैं। तो इनको हम कितने प्रतिशत की भूमि प्रदान करते हैं? तो लगभग 14% की भूमि इसमें समाहित है। अगला बात करें तो चारागाह। भारत के भूमि का 3% पर चारागाह का निर्माण है, जिस पर पशुओं को चराया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे भारतवर्ष में भूमि के उपयोग का प्रारूप है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुकी होंगी ये बातें और समझ में आ रही हैं। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को, अगले टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है क्या? भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण के कारण। सबसे पहले हम कारण देखेंगे, फिर उनके उपायों की चर्चा करेंगे कि क्या उपाय करके हम भूमि की जो दुर्दशा हो रही है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले कारण जानते हैं कि कैसे हमारे भूमि का क्षरण हो रहा है, कैसे हमारी भूमि दूषित हो रही है और कैसे इसका निम्नीकरण हो रहा है। तो चलिए एक एक करके हम इनके कारणों को जानते हैं। पहला कारण सभी को पता है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का साफ मतलब ये हुआ कि पेड़ों की अंधाधुंध तरीके से कटाई। अब आप हमें बताइए कि जब हमारे पर्यावरण में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या हम और हमारे उपयोग की कोई भी वस्तु रहेगी? हमारी बात छोड़िए, अभी तो हम भूमि की बात कर रहे हैं। जब हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो भूमि जो होगा उसका कटाव शुरू हो जाएगा, मृदा अपरदन शुरू हो जाएगी, जिससे भूमि पर बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। तो पहला कारण और बहुत ही बड़ा कारण वनोन्मूलन, पेड़ों की कटाई। दूसरे कारण की बात करेंगे जो है पशुचरण। पशुचरण का मतलब ये कि पशुओं को एक ही जगह पर बार बार चराना। उससे क्या होता है कि
जो पशु होते हैं उनके पैरों के जो खुर होते हैं उनसे जो मृदा का जो भूमि होती है वह उसका उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और जो मृदा होती है वह उसका क्षरण होता है, निम्नीकृत होती है। तो उसके लिए उचित चारागाह बनाए गए हैं और एक ही जगह पर पशुओं को न चरा करके अलग-अलग जगह पर चराने का अगर प्रयास किया जाए, अगर उचित प्रबंधन किया जाए तो हम भूमि क्षरण को रोक सकते हैं। अगला जो कारण है वह खनन है। अगला जो कारण है हमारा खनन है। तो अगला जो हमारा कारण है भूमि निम्नीकरण का वह है खनन। खनन कैसे? जब हम खनिजों का माइनिंग करते हैं, जब हम संसाधनों का माइनिंग करते हैं, उसकी खुदाई करके उसको निकालते हैं, तो मिट्टी को फिर से भरते नहीं हैं जिससे उसका क्षरण होता है और जो ऊपरी मृदा होती है वह नुकसान हो जाती है, उसका निम्नीकरण हो जाता है। अगला जो हमारा कारण है भूमि निम्नीकरण का वह यह है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करना। जो कि हमें हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेतों की सिंचाई करने से भूमि निम्नीकरण की समस्या देखने को पाई जाती है। अब एक-एक करके हम देखेंगे कि इन कारणों से हमारे भूमि निम्नीकरण को बचाने का क्या-क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उपायों के बारे में। पहला उपाय तो ये हुआ कि ये वनोन्मूलन को कम करके वृक्षारोपण की ओर हम बढ़ें। वृक्षारोपण करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाएं, पौधों को लगाएं, जिससे कि मृदा अपरदन रुक सके और भूमि का निम्नीकरण न हो। अगला जो है पशुचारण के लिए उचित प्रबंधन किया जाए। पशुचारण का उचित प्रबंधन जिससे कि हमारे भूमि का क्षरण निम्नीकरण न हो, हम भूमि को संरक्षित रख पाएँ। अगला जो है वह अधिक सिंचाई न की जाए। अधिक सिंचाई न करने का मतलब अगर पहाड़ों पर या ढलान वाले क्षेत्रों में कृषि की जा रही है तो वहाँ पर सीढ़ीदार तरीके के खेत बनाकर की जाए। उससे क्या होगा? उससे पानी के मार्ग में अवरोध बनेगा और पानी आराम-आराम से नीचे आएगा। जिससे क्या होगा कि मृदा वो अपने साथ लेकर के नहीं आएगा, यानी मृदा अपरदित नहीं होगी, उसका कटाव नहीं होगा, जिससे भूमि का निम्नीकरण होने से बच जाएगा, यानी कि सीढ़ीदार कृषि। ठीक है? अगला जो है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं? अगला हम अपने खेतों के चारों तरफ पेड़ लगा करके भी कर सकते हैं, जिससे हम खेतों की सिंचाई करें तो हमारे खेतों की जो मृदा हो वह पेड़ों के जड़ों द्वारा बंधी हो, उसका अपरदन न हो, उसका निम्नीकरण न हो। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट था ये, और उम्मीद है कि यहाँ तक सारे कंसेप्ट, सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के बारे में समझ में आ चुकी होंगी और बेहतर तरीके से आप पढ़ते चल रहे होंगे। इसका अंतिम पार्ट जिसमें हम लोग मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे और वही इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। उसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उस मृदा संसाधन वाले तीसरे पार्ट के वीडियो को हम कल
अंजाम देंगे, यानी कि कल उसको शूट किया जाएगा और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।